मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो हरिद्वार के लक्सर का दौरा उन्होंने किया। इस दौरान सीएम ने खानपुर के दल्लावाला गांव में राजकीय कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास किया। इसके साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। आपको बता दें, इस कॉलेज का निर्माण 3.5 करोड़ रुपए की लागत से होगा। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड मोदी सरकार के एजेंडे में पहले स्थान पर है। उधर इस मौके पर खानपुर से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि ग्रामीण विधायकों के पास जो विधायक निधि आती है वो काफी कम है, इसलिए शहरी विधायकों से विधायक निधि काटकर ग्रामीण विधायकों को दी जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके। कहा है हम जब जो करेंगे उनको पूरा करेंगे, जो शिलान्यास करेंगे उनको लोकार्पण। सर, नौकरियां जो हैं अभी आपने कहा है कि एक विंडो सिस्टम कर दिया जाएगा, क्या रहेगी व्यवस्था, किस तरह से रहेगा? नहीं, वो व्यवस्था हमारी प्रारंभ हो गई है। हमने कहा है कि जो जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, उसके अध्ययन होंगे और उसके विज्ञापन होगा 15 अगस्त के बाद। वहीं लक्सर के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के रोशनाबाद पहुंचे, जहां सीएम धामी हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के घर भी पहुंचे और उन्हें टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। साथ ही सीएम धामी ने वंदना कटारिया को तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए 25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का चेक दिया। सरकार ने वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ताकि सुविधाओं के अभाव में और दूरस्थ इलाकों में रहने वाली बेटियां भी वंदना कटारिया से प्रेरित होकर प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। रौतेली पुरस्कार जो कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जो प्रतिभाएं होती हैं उनको दिया जाता है, हमने उनको 100 मोटो अपने आप दिया है सरकार ने, और साथ में ब्रांड एम्बेसडर भी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का बढ़ाया है, जिससे कि वो वंदना हमारे यहाँ की ऐसी बच्चियाँ जो समाज के बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में रहती हैं, बहुत अभाव में रहती हैं, बहुत कमी में रहती हैं, उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। बहुत अच्छा लगा, उन्होंने सम्मान किया और मतलब बहुत अच्छा लगा है जो। हाँ जी, क्या सम्मान दिया आज? उन्होंने मेरे को जो एक उत्तराखंड का एक, हाँ जी, वो उन्होंने पुरस्कार दिया है, और दूसरा उन्होंने जो अभी हम लोग खेल के आए थे उसके लिए 25 लाख अनाउंस किए थे। हाँ जी, वो उन्होंने चेक किया। हाँ जी, अभी तो यही है कि बस मेरे को खेलने पे ही ध्यान देना है, और जो नेक्स्ट ईयर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मुझे मतलब उसके लिए तैयारी करनी है अभी टीम के साथ में। उधर काशीपुर में भाजपा का 2 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हो गया है। पहले दिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और संगठन मंत्री अजय कुमार मौजूद रहे, जबकि कल होने वाले सत्र में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम मौजूद रहेंगे। पूर्णकालिक अभ्यास वर्ग में प्रशिक्षण के बाद सभी 70 विधानसभा में पूर्णकालिक भेजे जाएंगे। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर सभी बूथों पर 2-2 स्वयंसेवक तैयार किए जा रहे हैं, जो समाज के बीच जाकर काम करेंगे। 70 विधानसभाओं में एक पूर्णकालिक सब विधानसभाओं में पार्टी का जाए, इस व्यवस्था के निमित्त आज यहाँ 2 दिन का अभ्यास वर्ग के बाद हम अपने पूर्णकालिकों को चुनाव की दृष्टि से विधानसभा में भेज रहे हैं। आज चुनाव की दृष्टि से चिंतन बैठक के बाद जो दिसंबर तक के कार्यक्रम तय थे, उसके अनुरूप हम लोगों ने 14 जिलों में 252 मंडलों में और 70 विधानसभाओं में कुछ में कार्यक्रम समाप्त हो गए, कुछ में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम होता है हर राज्य में, हमारे राज्य का प्रवास है, इसमें मैंने बताया कि 11 कार्यक्रम होंगे। 9 कार्यक्रम पेवर संगठनात्मक के आधार पर तय होंगे, अलग अलग बैठ के 2 कार्यक्रम, एक सैनिकों का संवाद और एक संतों का आशीर्वाद, ये एक्स्ट्रा। उत्तराखंड में 20 और 21 अगस्त को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का दौरा है, जिसे लेकर भाजपा तैयारी कर रही है, और इसी पर भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से बात की हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ने। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी दौरा होना 20 और 21 अगस्त को, क्या कार्यक्रम रहेंगे, किस तरीके से संगठन को वहाँ मजबूत किया जाएगा? नहीं, संगठन तो मजबूत है हमारा। अब तो समीक्षा की जाएगी, जो पीछे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे, हम भी गए थे, संतोष जी गए थे, लगातार हम रूटीन बैठ के कर रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये चुनावी राज्यों में दौरा है, उसके अंदर भी वो उत्तर प्रदेश भी होकर आए थे, तो अब उत्तराखंड का रहेगा। और जो पीछे जो काम दिए गए थे उनकी सारी समीक्षा होगी, जो कमेटियाँ बनी उनकी समीक्षा होगी, और आगामी चुनाव के अंदर हम जा रहे हैं उसकी पूरी तैयारी बैठक होगी। सर, कांग्रेस पार्टी भी 19 तारीख से खटीमा से अपनी पदयात्रा शुरू कर रही है और कह रही है कि इस बार बीजेपी को हारने से कोई नहीं रोक सकता है, और लगातार आपके मंत्रियों के ऊपर ही प्रहार कर रही है। खासतौर से रेखा आर्य के पति के ऊपर जो केस लगा उसका जिक्र किया जा रहा है। देखिएगा, कांग्रेस तो अब
इसमें भी खुश हो जाती है कि वेस्ट बंगाल में 44 में से 0 आ गए, उनको उसमें खुश हो जाती है। राहुल गांधी को खुश करने के लिए वो लगे हुए हैं कि किसी प्रकार से 0 उनको मिल जाए, 0 की वो तैयारी कर रहे हैं। और कांग्रेस का 4.5 साल कहाँ थे वो? अब 1.5 साल के अंदर कोरोना के अंदर पूरा उत्तराखंड परेशान रहा, तब उनकी आवाज़ नहीं निकली, जनता के लिए आवाज़ नहीं निकली। किसी को क्या देना है, क्या करना है, किसी को कुछ नहीं तो मास्क ही बांट देते, इस पे नहीं हुआ। आज कांग्रेस ने इतना बड़ा, पूरा देश के अंदर इतना बड़ा देवभूमि के ऊपर आक्रमण हुआ कि हमारे कुंभ को कोरोना कुंभ के कारण फैल रहा है, ऐसा बदनाम करने की हमारी संस्कृति को, जब कांग्रेस दिखाई नहीं दी। कांग्रेस को देवभूमि से, हमारी संस्कृति से, हमारे संस्कारों से कोई मतलब नहीं है। वो राजनीति करते हैं और अब 4-5 महीने रह गए, इसलिए निकल कर आए। मुझे लगता है उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। सर, एक आखिरी सवाल है, चूंकि कल राकेश टिकैत भी देहरादून पहुंचे थे, उन्होंने कहा था किसानों की बात मैं यहाँ पे करूंगा, और आज राहुल गांधी ने भी संसद से लेकर विजय चौक तक मार्च किया है, जिसमें उन्होंने किसानों के 3 कानून को वापस करने की मांग की है और कहा है कि सदन के अंदर बोलने नहीं देते, इसलिए सड़क पे आए हैं। देखिएगा, सदन में बोलने के लिए किसने रोका है उनको? मैं भी कल राज्यसभा में किस प्रकार का व्यवहार वो कर रहे थे, वहाँ पर बेंच पर चढ़ना, नेता हैं जो चुनावों में जिनको जाना है वो रास्ता ढूंढ रहे हैं अपना कि किस माध्यम से हम चुनावों में जाएं, और अद्योगवता उन्होंने एक राजनीतिक दल की तरह ही काम करना है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम, जो कि बता रहे हैं कि जिस तरीके से पार्टी अध्यक्ष जब जाएंगे उत्तराखंड के अंदर, तो तमाम सारे संगठन की जो समीक्षा की जाएगी वो किया जाएगा। इसके साथ साथ आगे के लिए भी संगठन को काम दिया जाएगा। कैमरा सुनील के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार अपने गृह क्षेत्र त्यूणी पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रीतम सिंह ने क्षेत्र में चल रहे कामों की समीक्षा के लिए PMGSY, सिंचाई, PWD, जल निगम, जल संस्थान के अधिकारियों को बुलाकर काम का फीडबैक भी लिया। रुड़की में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि सांसद महोदय अपने संसदीय क्षेत्र में कहीं नजर नहीं आते हैं और इसीलिए वो उन्हें टेलीस्कोप के माध्यम से ढूंढने निकले हैं। तो कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने चुनाव के समय जो वादे किए थे उन्हें अब तक पूरा क्यों नहीं किया गया। वहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर DLED प्रशिक्षित बेरोजगारों ने देहरादून में प्रदर्शन किया। बेरोजगारों ने नंगे पैर थाली बजाकर जुलूस निकाला। प्रशिक्षितों का कहना है कि सरकार 22,000 पदों पर भर्ती करने की बात कर रही है, मगर पहले से प्रतियोगी परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी बेरोजगार घूम रहे हैं। दरअसल नवंबर 2020 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया, जिसमें भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद मामला हाई कोर्ट में चला गया था। बेरोजगारों का आरोप है कि सरकार इसे लेकर पैरवी नहीं कर रही है। सर, हम सब डाइट DLED संघ के तले, बैनर तले हमने रैली निकाली है। हमारी एक ही मांग है कि माह नवंबर 2020 में राज्य सरकार द्वारा जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 2200 पदों में विज्ञापन निकाला है और उससे पहले जो एक विज्ञप्ति उन्होंने और निकाली है, उन दोनों को जल्दी से जल्दी सितंबर माह तक पूर्ण किया जाए। किसी भी प्रकार का कोर्ट का बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि आने वाले समय में कोविड की तीसरी लहर है और इस लहर के बाद में फिर सरकार के पास और बहाने हो जाएंगे कि कोविड की लहर है, सब कुछ बंद है। तो हमारा मांग यही है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जितनी भी प्रोसेस है वो जल्दी कंप्लीट हो कोर्ट के। वहीं कर्णप्रयाग में सड़क नहीं होने से ग्रामीणों के सामने भारी परेशानी है। ग्रामीण एक बीमार शख्स को कंधे पर उठाकर अस्पताल लेकर पहुंचे। तस्वीर देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कर्णप्रयाग की ये तस्वीरें पहाड़ पर इंसान की जिंदगी के लिए जद्दोजहद को बयां करती हैं। गांव तक पक्की सड़क नहीं है, इसलिए ग्रामीण एक बीमार शख्स को कंधे पर उठाकर अस्पताल ले जा रहे हैं। इतना सकरा रास्ता है, आराम से। हाँ रवि, बिल्कुल प्रेम सहित। जिन रास्तों पर खुद ही पैर नहीं टिक पाते, उस रास्ते पर लोग बीमार को कंधे पर उठाकर आगे बढ़ रहे हैं। अगर जरा भी गलती हुई तो ये लोग सीधे खाई में गिरेंगे। ग्रामीण करीब 7 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर शहर तक पहुंचते हैं। इलाका गैरसैंण के पास पड़ता है। गैरसैंण, जिसे सूबे की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। अब आप उस इलाके के हालात देखिए। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की मांग को लेकर वो लंबे समय से मांग उठाते आ रहे हैं, मगर सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं देती।
जब भी कोई शख्स बीमार होता है उसे इसी तरह से कंधे पर उठाकर ग्रामीण अस्पताल लेकर जाते हैं। इसी साल अब तक 17 ग्रामीणों को इसी तरह से अस्पताल पहुंचाया गया है। आराम से, हाँ रवि, बिल्कुल प्रेम सहित। एबीपी गंगा के लिए कर्णप्रयाग से जितेंद्र पवार की रिपोर्ट। तो सड़क नहीं होने से ग्रामीण परेशान हैं और मरीजों को किस तरह से 7 किलोमीटर पैदल ले जाया जा रहा है उसकी तस्वीर देखिए। अब रुख करेंगे बड़ी खबर का। रामनगर से बड़ी खबर, जहां नदी में नहाते समय 2 युवक डूब गए। कालाधुंगी में नदी में नहाते समय यह हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, एक युवक का शव बरामद किया गया, दूसरे युवक की तलाश जारी है। रेस्क्यू टीम ने बरामद किया एक युवक का शव। पीरूमदारा के रहने वाले थे दोनों युवक। इस वक्त की बड़ी खबर, तो नदी में डूबने से युवक की मौत, नदी में डूबने से हादसा हुआ, एक युवक का शव बरामद हो गया है। उधर टिहरी में वृद्ध आश्रम में लापरवाही का मामला सामने आया, जिसके लिए सिविल जज ने जिला समाज कल्याण अधिकारी से रिपोर्ट तलब की है। जांच के दौरान पाया गया कि आश्रम में गंदगी का अंबार लगा है और इसकी हालत बेहद खस्ता हाल है। जब आश्रम की स्थिति के बारे में एसडीएम, तहसील प्रशासन और पुलिस से जानकारी मांगी गई तो इस आश्रम के संचालन के बारे में उनके पास कोई भी जानकारी नहीं मिली, जिसके बाद सिविल जज ने जिला समाज कल्याण अधिकारी से इस बाबत रिपोर्ट मांगी है। आश्रम चलाया जा रहा है, आशा किरण सेवा आश्रम के नाम से उसे संचालित किया जा रहा है, लेकिन जब मैंने वहां विजिट किया तो मैंने देखा कि बहुत ही गंदी स्थिति में वो आश्रम चल रहा है। वहाँ की बिल्डिंग बहुत खंडहर है, वो कभी भी गिर सकती है। दीवारों पे फंगस जमा है, पानी भरा हुआ है, बरसाती पानी भरा हुआ है, मच्छर है और वहाँ पर जो भर्ती थे वो मूक बधिर भी थे और बहुत ही गंदगी, उनके कमरों में भी गंदगी और बहुत ही, मैं कह नहीं सकता कि घुसा भी नहीं जा रहा था उनके कमरों में। उधर नैनीताल में कार में अचानक आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। चालकों को आग की सूचना तब लगी जब आग काफी फैल चुकी थी। गनीमत रही कि कार चालक ने किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग को काबू किया गया। वहीं ऋषिकेश में 12 फीट लंबा अजगर देखकर लोगों में दहशत मच गई। लोगों ने सूचना दी और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। साथ ही सांप पकड़ने में एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया, जिसके बाद इस अजगर को पकड़ने की कवायद शुरू हुई। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार अजगर को काबू कर पकड़ा गया। बाद में वन विभाग ने इसे जंगल में छोड़ दिया। उधर विकासनगर की एक फैक्ट्री में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां काम करने वाले लोगों ने एक 2 मुहा सांप देखा। फैक्ट्री प्रबंधन ने फौरन ही मामले की जानकारी वन विभाग को दी और वन विभाग की टीम भी इस 2 मुहे सांप को देखकर हैरान रह गई। किसी तरह इस सांप को रेस्क्यू किया गया और वन विभाग के एक्सपर्ट का कहना है कि यह सांप दुर्लभ प्रजाति का है। सांप को मालसी डियर पार्क देहरादून पहुंचाया गया है, जहां इसे संरक्षित किया जाएगा। निदेशालय बाल विकास और महिला सशक्तिकरण विभाग ने टीएचआर को 560 करोड़ का टेंडर दिए, मगर इसे लेकर विवाद हो रहा है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने इसे लेकर भाजपा सरकार पर आरोप लगाए। सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि जब सरकार का कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का रह गया है तो सरकार ने 3 साल के लिए टेंडर क्यों दे दिया है। सुरेंद्र सिंह नेगी ने आरोप लगाया कि इसके पीछे करप्शन हुआ। सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये कहा गया है कि वही सेल्फ हेल्प ग्रुप इसमें सम्मिलित होगा जिसका टर्नओवर 100 करोड़ होगा। पहला सवाल ये है कि क्या 100 करोड़ रुपए का सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उत्तराखंड में है या नहीं है, और मेरी जानकारी में है कि वो यहाँ पर नहीं है। तो आखिर किन ताकतों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए राज्य सरकार और निदेशालय बाल विकास और महिला सशक्तिकरण ने ये 560 करोड़ रुपए का टेंडर जारी करते हुए किसको फायदा पहुंचाने का काम किया, इस पर बहुत एक बड़ा सवाल है। वहीं महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के पति के ऊपर लगे आरोपों को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि जब आरोप गंभीर हैं तो सरकार को इस मामले में फौरन एक्शन लेना चाहिए। उसको कसने का मौका नहीं मिलता। और उस सरकार से कि माननीय जो मंत्री है, अगर नैतिकता सरकार पर है, अगर मर्यादित सरकार है, तो निश्चित रूप से मंत्री से इस्तीफा लेकर के ये जताना चाहिए कि हम बिल्कुल स्वच्छ प्रशासन दे रहे हैं, स्वच्छ सरकार देने वाले लोग हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के तमाम महिला समूहों से संवाद किया है, जिसमें उत्तराखंड के रुद्रपुर की महिला सहायता समूह नारी शक्ति से संवाद किया गया। इस दौरान पीएम ने करीब 6 मिनट तक बेकरी ग्रोथ सेंटर के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री मोदी से संवाद करने के बाद बेकरी ग्रोथ सेंटर की महिलाएं काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। पीएम ने महिला समूह को 8 महीने में 10 लाख की इनकम करने पर बधाई दी। महिला सहायता समूह जिस बिस्किट को बना रही हैं, उसका बाजार में डिमांड उसकी बढ़ रही है। उधर मुख्य वन संरक्षक राजीव भरतरी खटीमा के दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सुरई और खटीमा वन रेंज का दौरा किया। राजीव भरतरी ने इन वन क्षेत्रों में आगामी वन विभाग की परियोजनाओं को लेकर निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि खटीमा वन रेंज के चकरपुर क्षेत्र में मॉडर्न क्रू स्टेशन खोला जाएगा। मुख्य वन संरक्षक इन दिनों कुमाऊं दौरे पर निकले हैं। जितने भी हमारे ये जो अग्नि सुरक्षा दल है और मानव वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण के लिए जो भी उपकरण वगैरह हैं, उसको रखने के लिए और एक ऐसा संगठित उस स्थल पे तैयार किया जाएगा कि जो कि वन विभाग किसी भी आकस्मिक स्थिति में सहयोग प्रदान कर सके। वहीं भू कानून की मांग को लेकर कर्णप्रयाग में यूकेडी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यूकेडी का कहना है कि अगर पहाड़ में समाज को बचाना है तो भू कानून लाना बहुत जरूरी है। यूकेडी की मांग है कि सरकार को एक सशक्त भू कानून लाना चाहिए ताकि जल, जंगल, जमीन को बचाया जा सके। हमारे गांव की बात नहीं करते, क्यों हमारे खिलाफ